18 फरवरी 2025 को दौसा हाईवे पे एक एक्सीडेंट होता है। उस कार में पति और पत्नी मौजूद होते हैं। एक्सीडेंट के बाद पता चलता है कि पति तो बच गया, लेकिन पत्नी की मौत हो जाती है। पुलिस वहाँ पर मौके पे पहुँचती है। जब जांच पड़ताल की जाती है तो पुलिस को डाउट होने लगता है, क्योंकि चोट तो पति को भी लगे थे, उसके शरीर पे चोट के निशान थे, एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी भी डैमेज हुई है। लेकिन जो पत्नी थी उसके शरीर पर भी बहुत हल्के हल्के चोट के निशान थे, बहुत गंभीर चोट के निशान देखे नहीं गए, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी मौत हो गई। तो कहीं न कहीं पुलिस की जो शक की सुई है ना, वो घूमने लगती है। लेकिन जब पति से पूछा जाता है तो वो बताता है कि एक्चुअली महाकुंभ का समय चल रहा है और उसको जो है अपनी पत्नी को लेकर जाना था, महाकुंभ में स्नान वगैरह करवाना था, जिसके लिए वो लेकर जा रहा था। और अचानक से स्पीड तेज़ होने की वजह से कार जो है रोड से नीचे उतर गई और नीचे जाके टकरा गई। अच्छा, इसके बाद वहाँ पर पोस्टमार्टम होता है पत्नी का। पोस्टमार्टम में कुछ भी चीज़ स्पष्ट नहीं होती है। एफएसएल टीम यानी फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुँचती है, वो सारा जांच पड़ताल करती है। उन्हें भी कुछ भी ऐसा साक्ष्य या फिर ऐसी चीज़ें नहीं पता चलती जो पति के खिलाफ हो। लेकिन कुछ समय बाद पुलिस ने जो शक शुरू में किया था उस पर पुलिस अडिग रहती है। उन्हें लगता है कि नहीं 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 नहीं, कुछ तो बात है, और इसी आधार पर पुलिस आगे की जांच करती है। और कुछ वक्त बाद इस चीज़ का खुलासा होता है, और खुलासा इस कदर होता है कि हर कोई भौचक्का रह जाता है। चलिए मैं आपको पूरी बात डिटेल से बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। दरअसल ये कहानी है राजस्थान जयपुर की। वहाँ पर एक महेश नाम का इंसान होता है। 2016 में उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार के बाद वो लड़की से इजहार करता है, शादी की बात करता है। लड़की भी मान जाती है कि चलो ठीक है, शादी कर लेते हैं। 2016 में महेश की शादी हो जाती है, एक लव मैरिज। लेकिन ये लव मैरिज 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाती। 6 महीने बाद दोनों में पता नहीं क्या अनबन होती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यानी कि 2016 में शादी होती है और 2016 में ही महेश अपनी लव मैरिज करने वाली पत्नी से अलग हो जाता है। 2017 में फिर एक शादी होती है, एक अरेंज मैरिज होती है। महेश की अरेंज मैरिज किसी एक दूसरे लड़की के साथ होती है, और दुर्भाग्य देखिए कि कुछ समय बाद ये शादी भी टूट जाती है। और इस शादी के टूटने की एक वजह बताई जाती है, वो है दहेज। जो लड़की होती है उसके माँ बाप नज़दीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, FIR करवाते हैं महेश के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का। हालांकि ये केस चलने ही लगता है। अब 2017 के बाद 2018 का समय आता है। 2018 में एक पारुल सैनी नाम की लड़की के साथ फिर से महेश की एक तीसरी शादी तय होती है। अब ये तीसरी शादी जब होती है 2018 में पारुल के साथ, तो उम्मीद थी कि शायद ये रिश्ता काफ़ी लंबा चलेगा, ये शादी शायद महेश की टिक सकती है, और ऐसा ही हुआ। पारुल सैनी के साथ जब महेश की शादी होती है तो ये रिश्ता काफ़ी लंबा टिक जाता है, और 2018 से लेकर 2025 तक यही रिश्ता चला आ रहा था। लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि महेश अपनी हरकतों की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से अपनी माँ बाप के निगाह में भी बहुत अच्छा बेटा नहीं था। और एक परिस्थिति ऐसी आती है कि महेश और महेश के माँ बाप के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जिसके बाद महेश के माँ बाप थाने में शिकायत दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि महेश को हमने अपनी ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दिया है। अब इस बात पर पारुल सैनिक बहुत नाराज़ होती है और वो महेश के ऊपर दबाव बनाती है कि तुम कोई एक अलग घर बनाओ, एक अलग घर में रहो, यहाँ नहीं रहना है। अब धीरे धीरे ये दबाव का सिलसिला चलने लगता है। इसके बाद महेश के जहन में ऐसी पता नहीं क्या चीज़ आती है कि उसे लगता है कि उसे अब अपनी पत्नी पारुल सैनिक को जीवन से बेदखल करना ही नहीं, बल्कि पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, यानी उसकी हत्या कर देनी चाहिए। और यही सोचकर महेश का शातिर दिमाग एक ऐसा आइडिया निकालता है, ऐसा तरीका निकालता है, इसे जानने के बाद आप भी जो है उंगली दबा लेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। दरअसल इंटरनेट पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर महेश अलग अलग तरीके खोजता है। अलग अलग तथ्यों के आधार पर अलग अलग जो केसेस हुए हैं उनको स्टडी करता है, देखता है कि क्या ऐसे तरीके हैं जिस तरीक़ों से मर्डर किया जाए तो आदमी बच सके, उसे कोई पकड़ ना सके। और इस चीज़ को देखते हुए महाकुंभ 2025 का समय चल रहा था। पारुल ने इच्छा जताई कि मुझे महाकुंभ में जाना है, मुझे भी स्नान करना है। तो महेश कहता है ठीक है, मैं भी चाहता हूँ। और महेश को एक अच्छा अवसर मिल चुका था एक प्लानिंग करने के लिए। महेश मार्केट से जाता है, एक जहर लेकर आता है और सातिराना दिमाग लगाते हुए जहर की इतनी बहुत कम छोटी सी मात्रा को वो चिप्स में मिला देता है। मात्रा इतनी कम होती है कि पोस्टमार्टम में ये पता भी नहीं चल पाता कि उस महिला के अंदर
जहर का भी इस्तेमाल किया गया है। अब उस छोटी सी मात्रा को चिप्स में मिलाकर महेश पारुल को दे देता है। पारुल उसको खा लेती है। गाड़ी में बैठ के दोनों हाईवे पे पहुंचते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं कि भैया पारुल थोड़ा अचेत हो चुकी है। जब पारुल अचेत हो जाती है तो महेश का दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है। अब इसमें ये था महेश के दिमाग में कि ऐसा कुछ करना है कि कहीं से ये ना पता चले कि पारुल के साथ कोई मारपीट की गई है या फिर कोई जोर जबरदस्ती की गई है। तो जब पारुल अचेत होकर कार में पड़ी होती है, उसी वक्त महेश उसकी नाक और मुंह को दबा देता है एकदम हल्के हाथों से, इतने हल्के हाथों से कि कहीं पे भी पोस्टमार्टम में एफएसएल टीम कहीं से ये ना पता कर पाए कि छेड़खानी की गई है। और अचेत होने की वजह से इस चीज़ का विरोध पारुल सैनी नहीं कर पाती है और आखिरकार दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इतना शातिर तरीके से अपनी पत्नी को ये इंसान मारता है और मारने के बाद फिर दौसा हाईवे पे उसी जगह पे ले जाकर खुद की जान को भी रिस्क में डालकर एक एक्सीडेंट क्रिएट करता है। अपनी गाड़ी को नीचे ले जाकर भिड़ा देता है, जिसमें उसको भी चोट आती है और जो पारुल सैनी होती है उसके शरीर पे भी चोट के निशान आ जाते हैं एक्सीडेंट वाले, ताकि सब कुछ जो है लगे कि एक्सीडेंट के तहत ही पारुल सैनी की मौत हुई है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है तो उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं आता। एफएसएल टीम भी हाथ खड़े करने लगती है कि कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके आधार पे महेश के ऊपर शक किया जा सके। अब धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता है, लेकिन पुलिस को डाउट था। पुलिस इधर उधर छानबीन करती है और महेश के एक करीबी रिश्तेदार को पकड़ती है। उससे जब पूछताछ करती है तो वो एक बात बताता है कि महेश के पास एक्चुअली 2 फ़ोन हैं। एक फ़ोन वो है जो वो हमेशा लेकर थाने आता है, जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है उसे ही लेकर वो हमेशा चलता है, उसका प्राथमिक फ़ोन है। लेकिन एक जो दूसरा फ़ोन है वो उसका नंबर किसी के पास नहीं है, मेरे पास है। वो नंबर पुलिस को मिल जाता है। अब नंबर के आधार पर पुलिस लोकेशन ट्रैक करती है, तो लोकेशन ट्रैक करने में पुलिस सदमे में आ जाती है, क्योंकि पुलिस को पता चलता है कि जिस जगह पर दौसा हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पर तकरीबन एक्सीडेंट के 4-5 दिन पहले ही महेश 2-3 बार जा चुका है। मतलब उस जगह पर जाकर उसने रेकी की है, उसने विस्तृत तरीके से चीज़ों का अध्ययन किया है कि कहाँ पर किस तरीके से कार का एक्सीडेंट करना चाहिए। अब जब ये पता चलता है तो महेश को थाने बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम 3-4 दिन पहले वहाँ पर क्या करने गए थे जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। अब महेश के हाथ पाँव फूलने लगते हैं, उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बहाने बनाने लगता है। कहता है एक्चुअली 14 तारीख का समय था, वैलेंटाइन डे का दिन था, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था वहाँ पे। पुलिस कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर दो, उसका एड्रेस दो, हम उससे भी पूछताछ करेंगे। अब पुलिस के सवालों में लगातार महेश घिरने लगता है। वो समझ जाता है कि अब वो बहुत बुरा फंस चुका है। फिर जब पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है ना, तो महेश स्वीकार कर लेता है। फिर वो बताता है कि किस सातिराना तरीके से उसने अपनी पत्नी की हत्या करी और एक प्रारूप देने की कहानी बनाने की कोशिश करी ताकि सब कुछ इसमें कंफ्यूज हो जाए। पुलिस ने भी सोचा कि क्या सातिर दिमाग इसने लगाया है कि एफएसएल टीम भी फेल हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आ पाया। तो ये थी महेश की कहानी, जिसने सातिराना तरीके से अपनी ही पत्नी पारुल सैनी का हत्या की। ये इसकी 3री पत्नी थी। मैंने कहा कि सोचा कि कहानी के माध्यम से आपको बताऊं और अपने विचार इस कहानी पर ज़रूर व्यक्त करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।